हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मयंक अग्रवाल और अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की एक्सरसाइज 9.2 का इंट्रोडक्शन। देखिए, इसमें हम बेसिकली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं और उन्हीं कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो कि हम ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। बस दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, nth टर्म का फॉर्मूला और सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता देता हूँ, छोटा सा इंट्रोडक्शन है, उसके बाद हम एग्जांपल करते हैं, उसके बाद फिर 9.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9.2 को आप बिना इस इंट्रोडक्शन को देखे भी सॉल्व कर सकते हो, बस वो दो ही फॉर्मूले वहां पर यूज होंगे। ठीक है, और एक एम का कॉन्सेप्ट थोड़ा यूज होगा, तो वो अभी इस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, वो भी मैं आगे आपको बता दूंगा। क्लियर? तो देखिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। सपोज हमारे पास ये एन टर्म है, a1 a2 a3 अप टू एन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की खास बात क्या होती है कि इसमें दो टर्म का, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, दो पास पास वाली टर्म का डिफरेंस सेम होता है। मतलब a2 माइनस a1, ठीक है, ये इक्वल होता है a3 माइनस a2 के, a3 माइनस a2 के। ठीक है, ये इक्वल होता है a4 माइनस a3 के, और इस तरीके से ये चलता चला जाता है और an माइनस an माइनस 1 के इक्वल होता है, और ये होता है d। ठीक है, d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। a2 माइनस a1 क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। a3 माइनस a2 क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की कंडीशन है। इस तरीके से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती है। आप कोई भी एक फर्स्ट टर्म ले लो और उसमें कोई भी एक कांस्टेंट नंबर को ऐड करते जाओ। ठीक है, ऐड करो चाहे सब्सट्रैक्ट करो, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमको मिलती है वो क्या मिलती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अगर हम a1 और d के टर्म्स में अगर इस सीक्वेंस को लिखना चाहे जनरल फॉर्म में, तो किस तरीके से लिखेंगे? देखिए, फर्स्ट टर्म तो है a1, सेकंड टर्म कैसे आएगी? इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दो तो सेकंड टर्म आ जाएगी, तो ये हो जाएगा a1 प्लस डी। सेकंड टर्म क्या हो गई इसकी? a1 प्लस डी। फिर थर्ड टर्म निकालनी हो तो इसमें डी ऐड कर दो, ये क्या है हमारे पास? a1 प्लस डी। तो थर्ड टर्म क्या आ जाएगी? a1 प्लस डी यानी कि a1 प्लस 2d। ठीक, ऐसे फिर अगली फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी हमारे पास? a1 प्लस 3d। ठीक, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। nth टर्म क्या होगी? देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म के लिए डी का कोफिशिएंट 1 है, थर्ड टर्म के लिए डी का कोफिशिएंट 2 है, फोर्थ टर्म के लिए डी का कोफिशिएंट 3 है। तो nth टर्म के लिए डी का कोफिशिएंट क्या होगा? एक कम। भाई फोर्थ टर्म के लिए 3 है, उससे एक कम। थर्ड टर्म के लिए 2 है, उससे एक कम। सेकंड टर्म के लिए 1 है, उससे एक कम। तो nth टर्म के लिए क्या होगा? n माइनस 1d। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो यहां से ये nth टर्म का फॉर्मूला आता है हमारा। ठीक है, तो nth टर्म अगर हमको निकालनी हो, nth टर्म तो क्या होगा? वो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म को हम a1 और a दोनों लिखेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन में मैं a लिखूंगा, कुछ क्वेश्चन में मैं a1 लिखूंगा। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। nth टर्म को ही हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको हम an से डिनोट करते हैं। ठीक, और इसको जब हम लास्ट टर्म बोलते हैं, मतलब a1 प्लस n माइनस 1d को जब हम लास्ट टर्म बोलेंगे तो इसको हम l से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये हो गया। लास्ट टर्म क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि अगर देखिए, अगर किसी एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी बोलते हैं। ठीक है, मैं एपी यूज करूंगा। तो अगर एपी में n टर्म है तो लास्ट टर्म कौन सी टर्म होगी? nth टर्म। अगर n टर्म है, ठीक है, ये n टर्म है, तो इस प्रोग्रेशन की लास्ट टर्म कौन सी है? nth टर्म ही है। ठीक है, तो nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया nth टर्म और लास्ट टर्म। क्लियर? चलिए, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट ये है कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम किसी नंबर को ऐड करें, किसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करें, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, या फिर किसी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करें, ठीक है, तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही रहती है। ठीक है, कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें अगर हमने कोई एक नंबर हर एक टर्म में ऐड कर दिया, कोई एक नंबर हर एक टर्म से सब्सट्रैक्ट कर दिया, कोई एक नंबर हर एक टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर किसी एक नॉन जीरो नंबर से हर एक नंबर को डिवाइड कर दिया, तो जो रिजल्टिंग प्रोग्रेशन हमको मिलती है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस हमको मिलती है, वो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होती है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये है कि कॉमन डिफरेंस जो है, ये जो कॉमन डिफरेंस है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और ये जीरो भी हो सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये हमने दोनों पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिए। इफ वी एड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड दिस एपी बाय एनी कांस्टेंट, देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन एपी। ठीक है, किसी भी नंबर को ऐड करें, सब्सट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें उस नंबर से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी हमको एपी ही मिलेगी।
और डिवाइड के लिए कंडीशन होती है नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, 8 सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लाई तो हम जीरो को भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड हम जीरो से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जीरो से करेंगे तो फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो जीरो से हम डिवाइड नहीं कर सकते। जीरो से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं और जीरो ऐड भी कर सकते हैं, तो भी क्या होगा, वो एपी रहेगी। ठीक, उसके बाद सेकंड पॉइंट, कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव और कैन बी जीरो। ठीक है, कुछ बच्चों को डाउट होगा जीरो कैसे हो सकता है, तो यह हो सकता है, देखिएगा, जैसे कि कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव, मतलब जैसे कि अगर कोई एपी है हमारे पास 2 4 6 8 10, ठीक है, ये एक एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें कॉमन डिफरेंस है 2। ठीक, उसके बाद अगर हम ये लें 10 8 6 4 2, तो ये भी एक एपी है, इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है, -2। ठीक, अब देखिए कॉमन डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, जीरो मतलब 2 2 2 2 2, इस तरीके से अगर हम कोई सीक्वेंस लिखें तो ये भी एक एपी है, ये भी एक एपी है जिसमेन कॉमन डिफरेंस क्या है, जीरो है। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होगी। क्लियर हुआ, तो ये दोनों पॉइंट हो गए। उसके बाद अब देखेंगे हम सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला देखिए कैसे आता है, मैं बताता हूं आपको। सम ऑफ एन टर्म, इसको हम डिनोट करते हैं एसएन से। ठीक है, सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स, इसको हम एसएन से डिनोट करते हैं। एसएन, इसका मतलब क्या है, एन टर्म का सम। ठीक है, तो देखिए जो एपी की टर्म्स है जनरल फॉर्म में क्या आई थी, वो a1, उसके बाद सेकंड टर्म थी हमारे पास a1 प्लस डी, थर्ड टर्म थी हमारे पास फिर a1 प्लस 2d, उसके बाद ऐसे करते करते a1 प्लस n माइनस 1d। ठीक, इसका सम हमको पता करना है और इससे एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आई होप आपको याद होगा। तो वो कैसे आता है, देखिए ये सम हमको पता करना है, तो देखिए इसी सीरीज को उल्टा करके लिख दीजिए एक बार वापस। तो उल्टा करके लिखेंगे तो भी सम तो वही रहेगा, ऐसे नहीं। ठीक है, तो देखिए उल्टा करके लिख रहे हैं तो ये वाली टर्म आगे आ जाएगी, अब तो ये आ जाएगा a1 प्लस एन माइनस 1d। ठीक, प्लस अब यहां पर इसकी सेकंड लास्ट टर्म लिखिए, तो सेकंड लास्ट टर्म क्या होगी, a1 प्लस एन माइनस 2d, एन माइनस 2d क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म। ठीक है, तो वो हो गया हमारे पास a1 प्लस एन माइनस 2d। ठीक, इस तरीके से ये चलता चला जाएगा और लास्ट में क्या आएगा, यहां पर आएगा a1। ठीक है, कुछ नहीं किया है, इसको उल्टा करके लिखा है। ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये मैं आपको बता रहा हूं कि वो सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला आता कैसे। देखिए अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए एसएन प्लस एसएन क्या हो गया, 2SN इज इक्वल टू, अब देखिए इसको और इसको ऐड कीजिए तो क्या आएगा, a1 प्लस a1 क्या हो जाएगा, 2a1। ठीक है, प्लस साथ में क्या है, n माइनस 1d। क्लियर, उसके बाद अब देखिए a1 प्लस डी में इसको ऐड कीजिए, तो a1 प्लस डी में जब इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, a1 प्लस a1 2a1 प्लस d में n माइनस 2d को ऐड कीजिए, तो ये क्या है, nd माइनस 2d। भाई d को अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, nd माइनस 2d, तो nd माइनस 2d प्लस d क्या हो जाएगा, nd माइनस d क्या बन जाएगा, nd माइनस d, और d को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1d। ठीक, आगे समझ में। तो ये हर एक जो कपल है यहां पर देखिए, इसके नीचे ये है, इसके नीचे ये है, ऐसे इसके नीचे कुछ होगा, इसके नीचे कुछ होगा और लास्ट वाली टर्म के नीचे ये होगा। तो हर एक कपल का जो सम आएगा वो यही आएगा, 2a1 प्लस एन माइनस 1d, 2a1 प्लस एन माइनस 1d। ठीक है, तो ये चलता चला जाएगा और लास्ट टर्म का सम भी यही आएगा, 2a1 प्लस एन माइनस 1d। ठीक, ये किसकी वैल्यू आ गई, 2SN की, लेकिन हमको वैल्यू पता करनी है SN की। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमको लिखना है 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, तो उसको हम 4 इंटू 5 लिख सकते हैं। अगर मैं आपको बोलूं 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, लीजिए इस तरीके से ये लिखा हुआ है। ठीक, तो इसको हम 4 इंटू 5 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 4 बार ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको 5 इंटू 4 लिख सकते हैं। ऐसे ही ये जो है, ये सेम टर्म कितनी बार ऐड हो रही है, n टाइम, तो इसको हम n इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1d भी लिख सकते हैं। जैसे हम इसको 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, वैसे ही ये वाली जो टर्म है ये n टाइम ऐड हो रही है, क्योंकि n टर्म हमारे पास थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू 2a1 प्लस एन माइनस 1d। ये हो गया, तो इसको हमने ये लिख दिया। ये किसके इक्वल है, 2SN के। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, SN की, तो SN क्या आ जाएगा हमारे पास, n/2, 2 को इधर ले आओ और ये हो जाएगा 2a1 प्लस एन माइनस 1d। तो यहां से ये सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला निकल कर आता है। ठीक है,
ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया, वैसे तो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी समझ लो, अच्छा है, ठीक है। तो Sn का फॉर्मूला ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं, देखिएगा n/2, 2a1 को लिखिए आप a1 प्लस a1, ठीक है, a1 प्लस a1, और इसको लिखिए फिर n-1d, ये हो गया। अब देखिए a1 प्लस n-1d क्या है, ये तो nth टर्म है, और nth टर्म को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं n/2 इंटू a1 प्लस l, ये क्या है, लास्ट टर्म, ठीक है। l लिखो चाहे an लिखो, एक ही बात है। तो ये एक और फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म का, क्या, Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है। अगर हमको किसी एपी की फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं तो भी हम सम ऑफ n टर्म पता कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और n टर्म ही दी हुई है, तो भी हम सम ऑफ n टर्म आराम से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले हम यूज करेंगे, क्लियर। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट। इसमें एक टॉपिक और रहा है अर्थमेटिक मीन, उसको हम कुछ एग्जाम्पल करने के बाद करेंगे, ठीक है। उसको मैं डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल समझा दूंगा, वो भी आसानी है, कुछ नई बात नहीं है उसमें भी, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया हुआ है हमको, देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 तक हम 9.1 के इंट्रोडक्शन में कर चुके थे। तो ये सीक्वेंस जो है इसकी एग्जाम्पल की, वो एनसीईआरटी की सीक्वेंस है, ठीक है। ये मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ऐसा नहीं कि 3 एग्जाम्पल इसी टॉपिक के पहले करवा दिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम्पल नंबर 4 है हमारे पास, इन एन एपी इफ mth term is n and nth term is m where m is not equal to n, find the pth term। अब देखिए यहाँ पर हमको कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी हुई है, हमको अल्फाबेट्स में खेलना है यहाँ पर, ठीक है। तो जो भी दिया हुआ हमको लिख लो, फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, ठीक है। देखिए क्या दिया हुआ है, mth टर्म इज n, mth टर्म इसको हम डिनोट कर सकते हैं am से, ठीक है। nth टर्म को हम n लिखते थे, nth टर्म को हम an लिखते थे, तो mth टर्म क्या हो जाएगी, am, ये क्या दिया हुआ है हमको, n, तो am इज इक्वल टू n दिया हुआ है, ठीक। और क्या दिया हुआ है हमको, nth टर्म m दिया हुआ है, मतलब n इज इक्वल टू m, ठीक। और pth टर्म पता करना है, यानी कि ap पता करना है। तो कैसे करेंगे आप, देखिए ap पता करना है तो जब हम nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक। जहां पर a थी फर्स्ट टर्म, d था कॉमन डिफरेंस और n था नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक। यहां पर हमको pth टर्म पता करनी है, तो pth टर्म के लिए जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो n की जगह p रख देंगे, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास a प्लस p-1 इंटू डी, ये होगा, ठीक। तो अब इसको पता करने के लिए हमको a चाहिए और d चाहिए, फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे इसकी मदद से, ठीक है। तो देखिए अब मैं a और d को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं यहां पर। तो पहले हम लिखेंगे लेट a एंड d बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस एपी। ये एक एपी है जिसमें a और d को हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मान रहे हैं ऑफ दिस एपी, ठीक है। ये बोर्ड में हमको इंट्रोड्यूस करना होता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन हमको राइटिंग स्किल भी हमारी इंप्रूव करनी है, ठीक है। 12th में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वैसे तो आप 10th का एग्जाम दे चुके हैं तो आपको आता ही है, लेकिन इस पर ही फोकस करना है हमको, क्लियर। तो अगर a और d फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस है, देन m क्या हो जाएगा, m हो जाएगा हमारे पास a प्लस m-1d, ठीक। ये हमको दिया हुआ है n, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद an क्या हो जाएगा, a प्लस n-1d, और ये हमको दिया हुआ है m, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इन दो इक्वेशन को सोल्व करके a और d को हमको निकालना है, ठीक। तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो यहाँ पर, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, सब्सट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, चाहो तो सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है, जो भी आपको सही लगे। वैसे एलिमिनेशन ज़्यादा आसान होता है, क्लियर। तो 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, a में से a गया 0, ठीक। यहाँ पर इसमें से ये माइनस होगा, यानी कि देखिए m-1d माइनस n-1d इज इक्वल टू इधर n-m हो गया, ठीक। अब देखिएगा d को मैं कॉमन ले रहा हूँ और इन दोनों को माइनस कर रहा हूँ, ये d को तो कॉमन लिया, ठीक। m-1 माइनस n-1, तो माइनस अंदर गया, माइनस n प्लस 1 हो गया, इज इक्वल टू n-m, ये हो गया। उसके बाद देखिए अब उसके बाद
यहाँ पर क्या बचा, देखिए 1 से 1 कैंसिल, ठीक, 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पर m माइनस एन, और यहाँ पर क्या आया n माइनस एम, तो d की वैल्यू क्या आ गई n माइनस एम अपॉन m माइनस एन, माइनस को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा m माइनस एन अपॉन m माइनस एन। अब देखिए यहाँ पर एक कंडीशन हमको दिया हुआ है m इज नॉट इक्वल टू n, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ठीक है, क्योंकि ये हमको दिया हुआ है इसलिए हम इसको कट करके 1 लिख सकते हैं और ये ओवरऑल -1 हो जाएगा। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि अगर ये नहीं दिया हुआ होता तो यहां पर एक कंडीशन बनती कि m n के इक्वल भी हो सकता है। तो देखिए अगर m n के इक्वल हो जाता तो ये बनता 0/0, ठीक है, ये क्या बनता 0/0, और 0/0 को हम कभी भी कट करके 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, ये गलत है। ये 0/0 जो है ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये हम लिमिट में पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में और बेटर एक्सप्लेनेशन मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दूंगा, वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो अभी आप इतना समझिए कि 0/0 को हम 1 नहीं लिख सकते और 0/0 को हम 0 भी नहीं लिख सकते। भाई कोई बोलेगा कि सर डिनोमिनेटर में जब 0 होता है तो डिवाइड किसी से भी करो तो 0 आता है, तो आप किसी से भी करो 0 आएगा, लेकिन अगर 0 से डिवाइड करोगे तो ये 0 नहीं आएगा, ठीक है। और ऐसे ही 0/0 को आप इनफाइनाइट भी नहीं लिख सकते। आप बोलोगे कि सर किसी भी नंबर के नीचे 0 आएगा तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यस, कोई भी नंबर रखो उसके नीचे 0 रखो तो इनफाइनाइट आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर 0 रखोगे और नीचे भी 0 रखोगे तो वो इनफाइनाइट नहीं आएगा, ठीक है। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ये इसीलिए, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है कि हम डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे कि इसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि 0/0 ये तो बोलेगा कि हम तो सेम है तो 1 आना चाहिए, ये बोलेगा कि ऊपर 0 है तो 0 आना चाहिए, ये बोलेगा कि नीचे 0 है तो इनफाइनाइट आना चाहिए, तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ठीक है। तो ये यहाँ हमको ऑलरेडी दिया हुआ है कि m इज नॉट इक्वल टू n, मतलब कि इस तरह का यहाँ पर कोई भी लोचा नहीं है, ठीक है। तो आप आराम से इसको कट कर 1 लिख सकते हो, और आगे माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा -1, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1, ठीक है। तो ये जो भी हमको नोटेशन दिए हुए होते हैं क्वेश्चन में, इस तरह की कंडीशन कई क्वेश्चन में दी हुई होती है, तो ये भी आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्यों दी हुई है, इनका क्या मतलब होता है, ठीक है। जब कंपटीशन एग्जाम देते हो आप तो वहां पर तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वहां पर तो अधिकतर क्वेश्चन इन नोटेशन से ही सॉल्व होते हैं, इन नोटेशन को समझने के बाद ही सॉल्व होते हैं वो, ठीक है। चलिए तो अब d निकल गया हमारा, d निकल गया -1, अब हमको a निकालना है, तो d की वैल्यू किसी में भी रख दो इनमें से एक में तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। तो d की वैल्यू हम रख रहे हैं 1 में, तो पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा ये, देखिए a प्लस m माइनस 1 इंटू डी था, तो d की जगह रखा -1, ठीक, और ये इक्वल टू था n के, क्लियर। तो ये हो जाएगा a -1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा a माइनस एम प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास m प्लस n माइनस 1, ठीक, a आ गया, d आ गया, अब हमको ph टर्म निकालनी है, तो नाउ ph टर्म यानी कि AP क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस n माइनस 1, सॉरी a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ठीक, a क्या आया m प्लस n माइनस 1 रख दीजिए यहाँ पर, m प्लस n माइनस 1 प्लस p माइनस 1 और d क्या आया -1, ठीक, सोल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास m प्लस n माइनस 1, अब देखिए -1 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -p और -1 इंटू -1 प्लस 1, ठीक, 1 से 1 कैंसिल, क्या आ गया m प्लस n माइनस p, तो ph टर्म क्या आएगी हमारे पास m प्लस n माइनस p, क्लियर। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP is np plus 1/2 n into n minus 1 into q where p and q are constants, find the common difference। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड है, ठीक है, आप चाहो उस मेथड से कर सकते हो, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। चलिए तो मैं फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ आपको, मेथड नंबर 1, हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है, ठीक, और हमको सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, ये हमको सम ऑफ n टर्म दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए सम ऑफ n टर्म मतलब Sn मतलब ये हमको दिया हुआ है, Sn हमको दिया हुआ है np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 इंटू q, ठीक, हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे पता कर सकते हैं हम, देखिए अगर हमको कॉमन डिफरेंस पता करना है तो अगर हमारे पास सेकंड टर्म आ जाए
और फर्स्ट टर्म आ जाए तो उन दोनों का डिफरेंस हम जब ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो हमारा एम यहाँ पर क्या है, a2 और a1 को पता करना। वो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर है ये Sn। अब यहाँ पर n की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ वन टर्म। तो वन टर्म का सम मतलब a1 ही हुआ, तो S1 क्या होगा, a1 ही होगा। ठीक, एक ही टर्म का सम क्या होगा, a1 होगा। ठीक, तो a1 क्या होगा हमारे पास, n की वैल्यू 1 रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा p प्लस 1/2। n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे 1 तो ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू क्यू, तो ये क्या आ गया हमारे पास p, यानी कि इस एपी की फर्स्ट टर्म क्या आ गई p। ठीक, अब S2 क्या होगा, S2 का मतलब क्या है, दो टर्म का सम। दो टर्म का सम मतलब a1 प्लस a2 ये क्या आएगा हमारे पास, n की वैल्यू 2 रख दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2p प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू क्यू। कितना आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया q, तो ये हो गया 2p प्लस q। ठीक, तो a1 आया p, a1 प्लस a2 आया हमारे पास 2p प्लस q। तो a2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस कर दो। ठीक, तो a2 क्या होगा, a2 होगा हमारे पास S2 माइनस S1, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 2p प्लस q माइनस p, मतलब p प्लस q। तो a2 हमारे पास आया p प्लस q और a1 हमारे पास आया p। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा वो होगा हमारे पास a2 माइनस a1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि p प्लस q माइनस p, क्या आ जाएगा ये q। तो कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, q। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, ये हो गया मेथड 1 और ये इजी मेथड माना जाता है। आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा आप इसी से करिए। ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक मेथड और है, वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। यहाँ पर देखिएगा, मेथड नंबर 2 हमको दिया हुआ है, देखिए Sn हमको जो दिया हुआ है वो है np प्लस 1/2 n इंटू n माइनस 1 q। ठीक, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो ये हो जाएगा np प्लस, यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा n²/2, n इंटू n n²/2। ठीक, n को यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी q भी तो है, तो n²q/2। ठीक है, nq इसको मल्टीप्लाई किया n से तो n²q/2 ये हो गया। अब nq को -1 से करेंगे तो -nq/2 हो जाएगा, -nq/2। ठीक, अब n वाले टर्म को साथ ले लीजिए, तो n को कॉमन ले लो, ये हो गया p माइनस q/2 प्लस n², इसके साथ क्या है q/2। ठीक, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। क्लियर। अब देखिए ये तो हमको दिया है और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या है, Sn का। हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो फॉर्मूला है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। ठीक है, इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करो और n और n² के टर्म में लिख दो इसको। तो देखिए क्या बनेगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करो इसको, n/2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, क्या आएगा na। ठीक, प्लस ये हो जाएगा n को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा n² माइनस n इंटू डी। ठीक, उसके बाद na प्लस n²d माइनस nd, ये हो गया। n वाली टर्म को अलग कर लो तो ये हो जाएगा n और a माइनस डी प्लस n²d। देखिए अब ये दोनों फॉर्मूले सेम ही है क्योंकि ये भी Sn का है और ये भी Sn का है। हमको क्या निकालना है, d निकालना है। ठीक, हमको निकालना है d, तो यहाँ पर कोफिशिएंट इक्वल कर लो। यहाँ पर एक्चुअली बाई 2 भी आएगा। देखिए n/2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n² माइनस n और बाई 2 भी आएगा ये। ठीक है, यहाँ पर भी बाई 2 और ये यहाँ पर भी बाई 2 आएगा। ठीक है, जैसे कि n को कॉमन लिया तो a माइनस ये हो जाएगा d/2 और यहाँ पर n² d/2। ठीक, ये हो गया। क्लियर। अब देखिए जब कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो n² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, q/2, यानी कि q/2 किसके इक्वल है, इसके कोफिशिएंट के इक्वल, d/2 के इक्वल। ठीक, तो 2 से 2 कटा, यहाँ से भी d की वैल्यू क्या आ गई, q आ गई। तो इस तरीके से भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में भी दिए हुए हैं, वहां पर भी मैं आपको दोनों मेथड से इसको करके बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये हो गया एग्जांपल नंबर 5। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 हमको दिया हुआ है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस आर इन द रेशियो 3n + 8 = 7n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। देखिए कैसे होगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के भी आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेंगे। हमको दिया हुआ है
दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है अलग अलग, ठीक है, उनके सम ऑफ n टर्म का रेशियो जो है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। तो हमको दिया हुआ है Sn ऑफ AP1, ठीक है, दो AP है, एक को हम बोल रहे हैं AP1 और दूसरे को हम बोल रहे हैं AP2। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP1 अपॉन सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP2, ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 3n + 8 अपॉन 7n + 15, ठीक है। और हमको पूछा है इनकी 12th टर्म का रेशियो। क्लियर? तो देखिए कैसे करेंगे इसको। अब सबसे पहले तो आप AP1 के लिए Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए और AP2 के लिए Sn का फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को पहले डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे लेट A1 A2 एंड D1 D2, लेट A1 A2 एंड D1 D2 be the first terms and common difference, first term and common difference of the AP1 एंड AP2, ठीक है। AP1 के लिए जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, ठीक। और AP2 के लिए फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस D2 है, ठीक। तो अगर ये नोटेशन है हमारे, तो AP1 के लिए सम ऑफ n टर्म क्या हो जाएगा, AP1 के लिए सम ऑफ n टर्म हमारे पास हो जाएगा n/2 इंटू 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 अपॉन AP2 के लिए Sn क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ये हमको दिया हुआ है 3n + 8 अपॉन 7n + 15, ठीक। अब देखिए n/2 से n/2 तो गया, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, इसको हम बोल रहे हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसका यूज होगा आगे। अभी हमको क्या पता करना है, फाइंड रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, ठीक है। तो देखिए 12th टर्म ऑफ AP1, 12th टर्म ऑफ AP1 अपॉन 12th टर्म ऑफ AP2, ये हमको पता करना है। तो ये क्या होगा, देखिए AP1 के लिए 12th टर्म क्या होगी, A1 + 12 - 1 यानी कि 11D, ठीक है। n टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + n-1D। तो यहाँ पर n क्या है 12, तो n-1 11 हो गया। ये तो हो गया AP1 के लिए। AP2 के लिए क्या होगा, A2 + 11D2, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसको पता करने के लिए हमें इसको यूज करना है। कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से, इसमें कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए, इसमें कुछ ऐसा करो कि ये बन जाए। देखिए इसको ये बनाना है, ठीक है, इसको ये बनाना है। तो यहाँ पर 2A1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दें तो ये A1 बन जाएगा, तो A1 तो हमारा आ जाएगा, ठीक। D के कोफिशिएंट को हमको 11 बनाना है, D के कोफिशिएंट को 11 बनाना है। तो देखिए इसमें ऐसा कुछ करो कि यहाँ से ये 2 कटे और यहाँ पर 11 आ जाए। तो देखिए यहाँ पर 11 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 11 लाने के लिए यहाँ पर अगर ये 22 हो जाए, अगर ये यहाँ पर 22 हो जाए D का कोफिशिएंट, तो 2 से कटेगा, ठीक है। 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा 11, तो A1 + 11D1 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो n में ऐसा क्या करें हम कि ये यहाँ पर 22 आए, ठीक है। 22 आएगा तभी तो ये 2 से कट के 11 बनेगा। तो इसको 22 बनाने के लिए, इस D1 के कोफिशिएंट को 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, n की वैल्यू यहाँ पर क्या रखनी पड़ेगी, यहाँ पर n की वैल्यू 23 रखनी पड़ेगी। अगर n की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने 23, ठीक, अगर 23 रख दी तो ये बन जाएगा 22। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 22 कट कर क्या बन जाएगा, ये A1 + 11D, और ऐसे यहाँ पर क्या बन जाएगा A2 + 11D2, ठीक है। कब बनेगा, n की वैल्यू जब रखेंगे हम 23, और n की वैल्यू वही 23 यहाँ पर रख देंगे, क्योंकि यही चीज किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। मतलब ये रेशियो हमारे पास उसके इक्वल आ जाएगा। कब, जब हम n की वैल्यू यहाँ पर 23 रख देंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमको समझना है, ये यहाँ पर मास्टर स्टेप है, ये आपको समझ में आनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, वहां पर भी आपको यही काम करना है। ये आपको दिया हुआ रहेगा, ये आपको पूछा जाएगा, तो आपको जो चेंज करना है वो इसमें करना है। इसमें कुछ ऐसा चेंज करो कि ये बन जाए, ठीक। तो ये बनाने के लिए हमको यहाँ पर पता चल गया कि n की वैल्यू क्या रखनी है, 23, ठीक। तो पुट n = 23 इन 1, ठीक। जब n की वैल्यू यहाँ पर 23 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2A1 + 23 - 1 इंटू D1 अपॉन
2a2 प्लस 23 माइनस 1 इंटू D2। ठीक, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 22, 2 से कटा, और ये हो जाएगा a1 प्लस 11d1 अपॉन a2 प्लस 11d2। ठीक, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, तो यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या रख दो, 23 रख दो। तो जब n की वैल्यू हम 23 यहाँ पर रख देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। कितना हो जाएगा ये, 3 इंटू 23 69 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23, ये होगा हमारे पास 161 प्लस 15, तो कितना बन गया ये बन गया 77 अपॉन 176। अब ये 11 से कट जाएगा तो ये आ जाएगा 7, और ये 11 से कटेगा हमारे पास 1 and 16, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 7/16, मतलब 12th टर्म ऑफ AP1 अपॉन 12th टर्म ऑफ AP2 कितना आएगा 7/16। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी तो वो पार्ट मैंने एडिट कर दिया यहाँ पर। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 हमको दिया हुआ है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज रेस 3 लाख इन द फर्स्ट ईयर एंड ही रिसीव्स एन इंक्रीज ऑफ रेस 10,000 to his income per year for the next 19 years. Find the total amount he received in 20 years. अब देखिए, यही एपी के क्वेश्चन हमको वर्ड प्रॉब्लम में दे दिए, तो बस जो दिया हुआ है समझो उसको। क्या दिया हुआ है हमको, देखिए फर्स्ट ईयर में इनकम कितनी है उसकी, इनकम इन फर्स्ट ईयर, इनकम इन फर्स्ट ईयर ये हमको दिया हुआ है। हमको क्या इस पर्सन को दिया हुआ है, हमारी कहाँ किस्मत जो 3 लाख इनकम आए। ठीक है, तो इनकम इन फर्स्ट ईयर 3 लाख। ओके, उसके बाद इनकम इन सेकंड ईयर, इनकम इन सेकंड ईयर कितनी हो गई, देखिए 10,000 हर साल बढ़ेगा उसका, तो दूसरे साल कितनी इनकम आएगी, 3,10,000। ठीक, ऐसे उसके बाद थर्ड ईयर में क्या होगा, थर्ड ईयर में ये हो जाएगी 3,20,000। ठीक, 3,20,000, और ये चलता चला जाएगा एंड सो ऑन, कहाँ तक, 20 ईयर तक। ठीक, तो ये पूछ रहा है कि टोटल 20 सालों में कितना कमाया उसने। तो यहाँ पर देखिए, जब ये फॉर्म में चलेगा तो ये एक एपी बन रही है। अब ठीक, ये एपी बन रही है जिसकी फर्स्ट टर्म है 3 लाख, सेकंड टर्म है 3,10,000। ठीक, और इस तरीके से ये चलता चला जाएगा, तो ये एक एपी बन गई। अब इस एपी का हमको सम पता करना है, हमको 20 ईयर में उसने कितना कमाया वो पता करना है। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1d। तो पहले तो आप देख लो यहाँ पर a क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे दिस विल फॉर्म एन एपी, दिस विल फॉर्म एन एपी। ठीक, हुज फर्स्ट टर्म क्या है, हुज फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक, एंड डी कॉमन डिफरेंस क्या है, 10,000 हर साल बढ़ रही है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया हमारे पास 10,000। ठीक है, नाउ SN सम ऑफ एन टर्म क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, लगा दो यहाँ पर, हमको चाहिए n इक्वल टू 20 के लिए, तो if 20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू है 3 लाख। ठीक, प्लस n-1 यानी कि 19 इंटू डी है हमारे पास 10,000। कितना हो जाएगा ये 10, यहाँ पर आ जाएगा अंदर 6 लाख बन जाएगा ये, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास 19 और फिर 5 zeros। ठीक, ये हो गया, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए अब 4 zeros है। ठीक है, 19 इंटू 10,000 4 zeros है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 इंटू 79000 40, और ये आ जाएगा हमारे पास एंड में 790000, 4 जीरो तो ये और 1 जीरो इसका। ठीक है, कितना हो गया ये 79 lakhs। ठीक है, 79 lakhs उसकी 20 ईयर्स की टोटल इनकम होगी। यहाँ पर ये जीरो का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है। ठीक है, अभी मुझसे वीडियो में भी गड़बड़ हुई है लेकिन मैंने एडिट कर दिया है तो आपको शायद पता नहीं चला है। क्लियर, चलिए तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। उससे पहले हम ये बात करते हैं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखिए बहुत ही आसान है, कोई नई चीज नहीं है, ये भी मतलब आपको पता ही है, कॉन्सेप्ट आपको पता ही है इसका भी। देखिए क्या होता है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन देखिए बहुत ही आसान है, ये आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि हमको सपोज यहाँ पर क्या होगा, हमको 2 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, हमको सपोज 2 नंबर दे दिए A एंड B, और हमको बोला जाएगा कि इसके अंदर इन दोनों के बीच में अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इंट्रोड्यूस कीजिए कि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो AP में हो। ठीक है, तो देखिए
अगर हमको बोला कि इसके बीच में एक अर्थमेटिक मीन डालिए, ठीक है, तो सपोज हमने डाल दिया ए क्या है, अर्थमेटिक मीन है, ठीक है। अब इस ए को हमने इस तरीके से डाला है यहाँ पर कि ये तीनों एपी में हो, ठीक। तो इस ए की वैल्यू क्या होगी इनके टर्म में, वो हमको पता करना है, ठीक है। हमको 2 नंबर दिए जाएंगे और हमको बोला जाएगा कि इसका अर्थमेटिक मीन पता करो। तो इन 2 नंबर की मदद से हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे इसको, देखिए अगर ये तीनों एपी में हैं तो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम होगा, क्योंकि एपी में क्या होता है, इसमें डी ऐड करते हैं तो ये आता है और इसमें डी ऐड करते हैं तो ये आता है। तो यहाँ पर a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा, ठीक, ये डी के इक्वल होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर इस ए को इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 2a और इस ए को इधर लाइए तो ये हो जाएगा b प्लस ए। तो a की वैल्यू क्या आ गई, b प्लस ए बाई 2, ठीक। तो अगर हमको 2 नंबर दिए हुए हैं और उसका अगर हमको मीन पता करना है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से पता कर सकते हैं, ठीक। लेकिन क्या हमको एक ही मीन पूछा जाएगा हमेशा, क्या हमको हमेशा 2 नंबर देकर सिर्फ ये पूछा जाएगा कि एक अर्थमेटिक मीन इंट्रोड्यूस कीजिए, तो ये तो बहुत ही आसान है, हम कर सकते हैं। लेकिन नहीं, आपको ये एक नहीं पूछा जाएगा, आपको कितने भी अर्थमेटिक मीन पूछे जा सकते हैं। आपको कोई 2 नंबर दे दिए और आपको बोला कि 5 अर्थमेटिक मीन इसमें डालिए, उन 5 की वैल्यू बताइए क्या होगी, ठीक है। आपको कितने भी नंबर दिए जा सकते हैं। तो वो हम कैसे पता करेंगे, वो हम डायरेक्ट एग्जांपल समझते हैं। उसके लिए एक डेरिवेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि उससे आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा। वो डेरिवेशन एक्चुअली बहुत लंबा है, ठीक है, और अगर वो मैंने पहले बताया तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मैं डायरेक्ट एग्जाम्पल नंबर 8 ले रहा हूँ, ठीक है। आपको जो भी कॉन्सेप्ट पता है ऑलरेडी उससे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उससे आप अर्थमेटिक मीन पता कर लोगे, ठीक। इस क्वेश्चन को करने के बाद फिर आप एनसीईआरटी का डेरिवेशन पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं तो आपको यहाँ पर नहीं करवाऊंगा क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। क्वेश्चन सोल्व करना यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, समझना इंपॉर्टेंट है। तो आपको एक बार प्रोसेस समझ में आ गया तो आपको वो डेरिवेशन अपने आप ही समझ में आ जाएगा, ठीक। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 8। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 हमको दिया हुआ है, इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। 2 नंबर दिए हुए हैं 3 and 24 और हमें इनके बीच में 6 नंबर डालने हैं। ऐसे नंबर डालने हैं कि 3 से लेकर 24 तक टोटल 8 नंबर हो जाएंगे, वो 8 नंबर एपी में होने चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए हम यहाँ पर 6 नंबर को मान लेते हैं, ठीक है। 6 नंबर को मान रहे हैं A1, A2, A3, A4, A5 और A6। तो यहाँ पर हम लिखते हैं लेट A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6 be 6 numbers between 3 and 24, ठीक है, between 3 and 24 such that 3, A1, A2, A3, A4, A5, A6 and 24 आर इन एपी, ठीक। ये हमको करना है, यहाँ पर 3 और 24 के बीच में हमको 6 नंबर इस तरीके से लिखना है कि ये जो 8 नंबर हैं ये एपी में हो, ठीक। तो इनकी वैल्यू पता कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर ये एपी में है तो 3 में जब हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो A1 आ जाएगा, अगर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो A2 आ जाएगा, फिर इसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो A3 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा एम क्या है, कॉमन डिफरेंस पता करना। अगर कॉमन डिफरेंस आ गया तो 6 वैल्यू आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस पता कैसे करेंगे, देखिए ये एपी में है, टोटल 8 टर्म है, ठीक। 2 हमको दिए हुए थे, 6 हमने इसमें अंदर नंबर डाल दिए, तो टोटल एपी में टर्म कितनी हो गई, 8 टर्म हो गई, ठीक। 8 टर्म हो गई और इसमें A1 क्या है, A1 है 3 एंड A8 8 टर्म है, तो ये कौन सी टर्म है, 8th टर्म। तो A8 क्या है हमारे पास 24। इसकी मदद से हम डी निकाल सकते हैं, कैसे, देखिए A8 क्या होगा, A8 होगा हमारे पास A1 प्लस 8 माइनस 1D, ठीक। nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। ये हमको कितना दिया हुआ 24, ठीक। A1 हमको कितना दिया हुआ 3 प्लस 7D, 3 प्लस 7D इज इक्वल टू 24, तो 7D इज इक्वल टू 21 और D की वैल्यू कितनी आ गई 3, D की वैल्यू आ गई, सब आ जाएगा, ठीक। तो A1 क्या होगा, A1 होगा हमारे पास 3 प्लस D यानी कि 3 प्लस 3 कितना आ गया 6। A2 क्या होगा हमारे पास A1 प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3 कितना आ गया 9। A3 कितना होगा A2 प्लस 3 यानी कि 9 प्लस 3 कितना आ गया 12। उसके बाद A4 क्या होगा A3 प्लस 3, ठीक, यानी कि 12 प्लस 3 कितना आ गया 15। A5 कितना होगा A4 प्लस 3,
तो A4 प्लस 3 यानी कि 15 प्लस 3 कितना आ गया 18। उसके बाद A6 क्या होगा A5 प्लस 3 यानी कि 18 प्लस 3 कितना हो गया 21। तो ये 6 नंबर आ गए हमारे पास। ठीक, 6, 9, 12, 15, 18 एंड 21 ये क्या है, ये 6 नंबर हैं 3 एंड 24 के बीच में। ठीक है, जिससे जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आ रही है हमारे पास कौन सी आ रही है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24 ये एपी में है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो जिस तरीके से हमने ये काम किया वही काम इन नोटेशंस में एनसीईआरटी में दिया हुआ है जो कि डेरिवेशन है इसका। ठीक है, तो वो अब आप देख सकते हो। अगर वो समझ में ना भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। वहां पर एक फॉर्मूला निकाल के रखा हुआ है मतलब लास्ट में, और वो फॉर्मूला हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप डायरेक्ट इस प्रोसेस से क्वेश्चन को कर सकते हैं। हमारी एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वहां पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। आप यहाँ पर मतलब कितने भी नंबर निकाल सकते हो 2 नंबर के बीच में। बस शुरुआत में ये लाइन आपको लिखनी है, उसके बाद आपको डी पता लगाना है। डी पता लगाने के लिए आपको लास्ट टर्म दी हुई होगी, फर्स्ट टर्म दी हुई होगी। ठीक है, क्योंकि जो 2 नंबर दिए हुए होंगे उसमें से पहला नंबर जो रहेगा वो फर्स्ट टर्म रहेगा और जो दूसरा नंबर रहेगा वो लास्ट टर्म रहेगा। तो उन दोनों की मदद से आप डी निकाल लोगे और एक बार डी आ गया तो आपके पास जितने भी नंबर आपको पूछा हो वो सारे आ जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ हमारा 9.2 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 9.2 के सॉल्यूशन। 18 क्वेश्चन है तो 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में 9.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।